हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार नदी तंत्र के बारे में पढ़ने के पहले आप थोड़ा सा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में भी समझें, ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है, ये किस स्थान पर है। ठीक है, उसके लिए हमें भारत का नक्शा बनाना आना चाहिए। भारत के नक्शे के जरिए ही हम सभी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। अब इसमें आप ये समझें कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। यहाँ से इतना हिस्सा, ये हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ से मध्य प्रदेश का हिस्सा, झारखंड का कुछ भाग और छत्तीसगढ़ का और गुजरात, राजस्थान का अरावली पर्वत का जो पूर्वी भाग है वो यहाँ से लगा हुआ है। और दक्षिण की ओर यदि हम जाएं तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बेंगलोर और तेलंगाना आदि जो राज्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का जो नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय जो पठार होता है, हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं और प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती हैं वो एक मुख्य रूप से जल विभाजक का कार्य करती हैं। जल विभाजक का कैसा कार्य करती हैं? ऐसा कार्य करती हैं कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार से जितनी नदियाँ निकलती हैं उनकी जो प्रवाह की गति और दिशा वो अलग होती है, और हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं उनकी प्रवाह की गति और दिशा वो अलग होती है। ठीक है, जे प्रायद्वीपीय जो पठार है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो मुख्य रूप से पूर्व की ओर, और इसका एक अपवाद भी है प्रायद्वीपीय पठार की नदी तंत्र का, जो कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों नदियाँ हैं। क्योंकि ये एक मतलब अपोजिट साइड इन दोनों का बहना होता है, ये दोनों ही अपोजिट उल्टी दिशा में बहती हैं। ठीक है, बाकी सभी नदियां पूर्व में जाके और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदियां ऐसी हैं जो इसका एक अपवाद है, क्योंकि ये भ्रंश घाटियों में बहती हैं। ठीक है, जैसे आज हम जानते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, मुख्य रूप से सबसे पहली नदी कौन सी है? महानदी। उसके बारे में समझते हैं कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, कितनी इसकी लंबाई है, ये कहाँ कहाँ से इसका प्रवाह होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से यहाँ है, यहाँ से मध्य प्रदेश का हिस्सा है इतना, फिर यहाँ से छत्तीसगढ़ लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, किसका? महानदी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सिहावा से, रायपुर के सिहावा से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से उड़ीसा, यहाँ से उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई मुख्य रूप से 851 किलोमीटर है। सबसे पहले इसका उद्गम देख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? छत्तीसगढ़ के रायपुर सिहावा से। ठीक है, फिर इसकी लंबाई 851 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो अन्य छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वो भी इसके साथ इसमें मिलती हैं। ठीक है, फिर इसका जो संगम है या फिर ये कहाँ जाके मिलती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी ये गिरती है। ठीक है, एक नदी हो गई, ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे नदी
दूसरे नंबर पे कौन सी नदी है? पहले नंबर पे तो हमारी महानदी हो गई, दूसरे नंबर पे गोदावरी। गोदावरी नदी जो है उसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और गोदावरी जो नदी है वो उसका जो एक प्रकार से अववाह क्षेत्र है वो लगभग अन्य नदियों की तुलना में, प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलती हैं उनकी तुलना में उसका अववाह क्षेत्र बहुत अधिक है। या फिर कहें कि दक्षिण के जो पठार है उसमें जो सबसे बड़ी नदी का अववाह तंत्र है वो गोदावरी नदी का है। ठीक है, तो हम गोदावरी की नदी के बारे में कुछ समझते हैं। अब बात आती है गोदावरी नदी का उद्गम। कहाँ से होता है गोदावरी नदी का उद्गम? गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से होता है, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो आप लिखें यहाँ पे महाराष्ट्र के नासिक से। ठीक है, अब गोदावरी नदी की लंबाई लिखें। कितनी है गोदावरी नदी की लंबाई? गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का जो अववाह तंत्र है या फिर मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, और मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, कुछ नदियां इसकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का भी आ जाता है, जैसे कि सिवनी से निकलती है वैनगंगा। ठीक है, एक वैनगंगा हो गई, और फिर इंद्रावती हो गई, और प्राणहिता हो गई। ये सारी जो जो नदियां हैं वो इसकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इसका जैसे हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो गोदावरी जो नदी है इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी? 1465 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में लिखती हूँ। सहायक नदियां, तो सबसे पहले लिखो वैनगंगा। इसे वैनगंगा भी बोलते हैं और पैनगंगा भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है इंद्रावती। ठीक है, फिर और तीसरे नंबर पे है लिखो मुख्य रूप से प्राणहिता। ये नदियां वैनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता, ये नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और इसे इसकी एक विशेषता है, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये इसका एक उपनाम है। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका जो संगम है वो राजामुद्री के पास, यहाँ पे मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र से निकलती है और मध्य प्रदेश से होती हुई, मध्य प्रदेश की कुछ नदियाँ जैसे वैनगंगा है, इसमें इसकी जो सहायक नदी है इसमें जाके मिलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से होती हुई, यहाँ से महाराष्ट्र से, यहाँ भी पर्वत है, पश्चिमी घाट है, यहाँ से ये निकल के, यहाँ से ऐसी होती हुई ये भी जाके राजामुद्री के यहाँ पे विशाल एक डेल्टा का निर्माण करती है, और डेल्टा का निर्माण करने के बाद ये भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आप समझें किस नदी के बारे में? पहली नदी हो गई महानदी, दूसरी गोदावरी, और तीसरी है कृष्णा, जो प्रायद्वीपीय पठार की एक मुख्य नदी है। ठीक है, तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से? सह्याद्री महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। सह्याद्री इस पर्वत का नाम है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र कर्नाटक के स्थान पे। फिर इसका उद्गम कहाँ से हुआ? सह्याद्री, कहाँ से? सह्याद्री की जो महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, उन महाबलेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से
इसकी लंबाई की बात करें, क्या है इसकी लंबाई? इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से इसकी सहायक नदियां जो है वो तोयना और तुंगभद्रा, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? तोयना, तुंगभद्रा, ये दोनों इसकी मुख्य रूप से सहायक नदी है, ठीक है। अब कृष्णा नदी के बाद हम चलते हैं कावेरी नदी पे, ठीक है, जो कि दक्षिण की प्रायद्वीप पठार की एक मुख्य नदी है, ठीक है। चौथे नंबर पे आप लिखें कावेरी। ये महानदी हो गई। ये गोदावरी हो गई। इसके बाद यहां से कृष्णा हो गई। फिर सबसे नीचे है कावेरी। ये एग्जिट इसकी लोकेशन नहीं है, मतलब ये ही नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना जानने के लिए कि हाँ ये नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, इतना आपको मालूम होना चाहिए मैप में, कि आप समझ सकें कि ये नदियाँ कहाँ बहती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से इनका उद्गम होता है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे हम आते हैं कावेरी नदी के बारे में, ठीक है। तो कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? कर्नाटक से। कर्नाटक के कोगाडू ब्रह्मगिरी पर्वत से, ठीक है। कहाँ से? यदि आप जो ये कोगाडू याद नहीं रख सकते तो ब्रह्मगिरी पर्वत याद रख सकते हैं, ठीक है। उद्गम ब्रह्मगिरी नाम का जो पर्वत है वहां से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। फिर इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं भवानी, अमरावती और कावेरी। कौन कौन सी सहायक नदियां? भवानी, अमरावती, ठीक है। ये मुख्य रूप से ये नदियां हमें याद रखना है, ठीक है। और इसकी दो और मुख्य जो नदियां हैं वो एक है नर्मदा और दूसरी है लूनी नदी, जो कि राजस्थान से निकलती है। इसका प्रायद्वीपीय पठार का कुछ हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत भी आता है, ठीक है, जिससे लूनी नदी निकलती है, ठीक है। यहाँ का हम साफ कर देते हैं। अब नर्मदा नदी के बारे में आप लिखें। 5वें नंबर की नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुआ है, ठीक है, जो कि अनूपपुर जिला में है। और ये मुख्य रूप से ये पर्वत जो है इसको मैकल कहते हैं, ठीक है। मैकल पर्वत से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ से आप अच्छे से समझ नहीं सकते हैं कि इसको हम साफ कर ही दे रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का ऐसा थोड़ा छोटा सा मैप बना सकते हैं ताकि आप समझ सकें आसानी से। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ अमरकंटक से अनूपपुर जिले की अमरकंटक से निकलती है और ऐसी थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का और महाराष्ट्र का कवर करते हुए यहाँ सूरत में आके भड़ौच में आके जो है गुजरात के भड़ौच जिले से फिर ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो इसका उद्गम जो है अमरकंटक से हुआ है। उद्गम कहाँ से? अमरकंटक से।
पर्वत का नाम क्या है? मैकल। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है? 1312 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे मुख्य रूप से जो सहायक नदी है वो है तवा है, शक्कर है, दूधी शक्कर है, एक हाथनी नदी भी है, जिसपे जो इसकी नर्मदा नदी की मुख्य रूप से सहायक नदियां कहलाती हैं। इसकी मुख्य रूप से जो है 22 सहायक नदियां हैं, और अन्य जो छोटी बड़ी नदियां हैं वो भी नर्मदा नदी में आके मिलती हैं। ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? मुख्य रूप से सबसे पहले तवा, इसी का एक छोटी नदी है जिसको छोटी तवा नाम दिया गया है, आप वो भी लिख सकते हैं। छोटी तवा, शक्कर, दूधी शक्कर और हाथनी नदी। आदि। फिर जो सरदार सरोवर परियोजना है वो मुख्य रूप से इसी नदी पर स्थापित की गई। कौन सी? सरदार सरोवर, जो एक बहुत बड़ी परियोजना है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये जो नर्मदा जो नदी है वो मुख्य रूप से दो पर्वतों के बीच में बहती है। सबसे पहले तो सतपुड़ा पर्वत, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत दो पर्वतों के बीच बहती है। ठीक है, ये इसका एक अपवाद है, ये भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए ये अन्य नदियों की तुलना में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी की तुलना में ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इसका जो प्रवाह है, इसकी जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। और इसी के समानांतर एक और नदी है जो कि आप थोड़ा सा उसके बारे में लिख सकते हैं, ताप्ती। इसका उद्गम बैतूल, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, जो कि यहाँ है। ठीक है, यहाँ से होता है और सूरत में आके ये भी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसका जो है उद्गम बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र से हुआ है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 724 है। ठीक है, 724 किलोमीटर। ठीक है, फिर प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य रूप से 6 नदियां हैं, और एक और नदी है लूनी नदी, जो कि राजस्थान में जिसका प्रवाह होता है। ठीक है, और राजस्थान में उसका प्रवाह होता है, और उसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? यहाँ से राजस्थान में अरावली पर्वत है जो कि दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक है, एक श्रेणी है जिसका नाम अरावली है। ठीक है, फिर 6वें 7वें नंबर पे आप लिखें लूनी नदी के बारे में, जो कि राजस्थान की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, तो जो अरावली पर्वत है यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और सरस्वती और सागरमती, ये दो नदी, लूनी नदी का उद्गम भी गंगा नदी की तरह ही है। गंगा नदी का जो उद्गम है वो डायरेक्ट, मतलब शुरू से जहाँ से उसका उद्गम हुआ है वहाँ से उसका नाम गंगा नहीं रखा गया है, गंगा नहीं पड़ा। लेकिन जैसे वो अलकनंदा और भागीरथी, जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो फिर वहाँ से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। ऐसे ही लूनी नदी है,
तो एक सागरमती और एक सरस्वती, ये दो नदियां जब मिलती हैं, सागरमती प्लस सरस्वती, दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तो फिर उनका गोविंदगढ़ एक जिला है राजस्थान में, जो कि वहाँ पे सागरमती और सरस्वती दोनों का मिलन होता है, और उसके बाद इस नदी का नाम लूनी पड़ जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से ये बहती हुई दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ के यहाँ कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, मतलब मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन यही हो सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार का नदी तंत्र जो है उसके बारे में समझाइए। प्रायद्वीपीय पठार का जो नदी तंत्र है उसके बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप उसका आंसर ऐसे करेंगे कि आपको नदियों की ज़्यादा डिटेल याद नहीं रखनी है और ना ही ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना है, सिर्फ आपको नदियों के बारे में बताना है और एक मैप जरूर डाल देना है आंसर में, ताकि सामने वाले को ऐसा एहसास हो कि इसी समझदारी बहुत अच्छी से है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप ऐसा एक मैप बना सकते हैं और मैप के बाद उन नदियों का थोड़ा थोड़ा सा जो है नॉलेज उनमें दे सकते हैं और इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से। डिटेल में आपको यही सब लिखना है और बाकी मैप में जो आप मैप साइड में लगाएंगे उस क्वेश्चन के आंसर में, तो उसमें आपको थोड़ी सी डिटेल यही लिखनी है, बस ज़्यादा इसको मैप को भी नहीं भरना है। ठीक है, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है, यही सब आपको लिखना है, ताकि आपका जो आंसर है वो एक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।